नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 जून 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है अमर बलिदानी राम प्रसाद बिस्मिल, जिसे लिखा है हमारी सह संपादक डॉक्टर विवेक आर्य जी ने। आज का हमारा विषय राम प्रसाद बिस्मिल जी को लेकर है। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े ही होनहार नौजवान थे। देखते ही देखते देखने में भी बहुत सुंदर भी थे, योग्य भी थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा हुए होते तो सेना अध्यक्ष होते। भगत सिंह ने यह लेख काकोरी के वीरों का परिचय और उनके फांसी के दृश्य नामक लेखक कीर्ति नामक पत्रिका में जनवरी 1927 में मई 1927 को छापा था। यह लेख उसी लेख का अंश है। जानते हैं इस संपादकीय के बारे में आगे क्या कहते हैं, इस संबंध के बारे में क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। राम प्रसाद बिस्मिल बड़े ही होनहार नौजवान थे, गजब के शायर थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, योग्य थे। जानने वाले कहते हैं कि यदि किसी और जगह या किसी देश में पैदा होते तो सेना अध्यक्ष होते। आपको पूरे काकोरी षड्यंत्र का नेता माना गया। चाहे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए ना हों, लेकिन फिर भी पंडित जगत नारायण जैसे सरकारी वकील की सुध बुध भुला देते थे। चीफ कोर्ट की अपनी अपील खुद ही लिखी थी, जिससे कि जजों को कहना पड़ा कि इसे लिखने में ज़रूर ही किसी बहुत बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति का हाथ है। 19 तारीख को शाम कब आपको फांसी दी गई। 18 की शाम को जब आपको दूध दिया गया तो आपने यह कहकर इनकार कर दिया कि अब मैं माँ का दूध नहीं पीऊँगा। 18 को अपनी माँ से मुलाकात हुई। माँ को मिलते ही आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बहुत हिम्मत वाली देवी थी। आपसे कहने लगी, हरिश्चंद्र, दधीची आदि बुजुर्गों की तरह वीरता, धर्म वह देश के लिए जान दे, चिंता करने और पछताने की ज़रूरत नहीं। आप हंस पड़े। कहा, माँ मुझे क्या चिंता और पछतावा, मैंने कोई पाप नहीं किया। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन माँ आग के पास रखा घी पिघल ही जाता है। तेरा मेरा संबंध ही कुछ ऐसा है कि पास होते हुए आंखों में आंसू उमड़ पड़े। नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रंगों में लहू रहे, तेरी ही जिक्र ए यार, तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, मैं ब्रिटिश राज्य का पतन चाहता हूँ। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई। राम प्रसाद जी फांसी पर लटक गए। आज वह वीर इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यह है कि उसका कसूर यही था कि वह हलम देश में जन्म लेकर भी बड़ा भारी बोझ बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। आपको मैनपुरी षड्यंत्र ने नेता श्री गेंदा लाल दीक्षित जैसे शूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षा देकर तैयार किया था। मैनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए। अब वही शिक्षा आपकी मृत्यु का एक बड़ा कारण हो गया। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकाला गया। स्वदेश प्रेम में आपकी माता ने कहा, मैं अपने पुत्र की मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इत्र फुलेल और फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस जा रहा था। दुकानदारों ने उनके ऊपर से फेंके पैसे। 11 बजे आपकी लाश शमशान भूमि पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा काफ़ी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही जन्म लूँगा। सभी से मेरा नमस्कार रहे।
सभी को मेरा नमस्कार। दया कर इतना काम और भी करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण, सरकारी वकील जिसने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपए से चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सुबुद्धि दे। राम प्रसाद जी की सारी हरकतें, सारी हसरतें दिल ही दिल में रह गया। फांसी से 2 दिन पहले से ही सीआईडी के मिस्टर हैमिल्टन आप लोगों की मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दें। आपको 5,000 रुपये नकद दे दिया जाएगा और सरकारी खर्च का विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन आप कब इन बातों की परवाह करने वाले थे? आप हुकूमतों को ठुकराने वाले व कभी कभार जन्म लेने वाले वीरों में से थे। मुकदमे के दिनों में आपसे जज ने पूछा, आपके पास क्या डिग्री है? तो आपने हंसकर जवाब दिया, सम्राट बनने वाले वालों की डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्लाइव के पास भी कोई डिग्री नहीं थी। आज वह हमारे बीच नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।